हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में 25 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी और शेयर भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आज का मोस्ट 25 क्वेश्चन कैसा लगा। ये लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे आप लोग। जो 25 क्वेश्चन जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो आपका दिया गया उसके बारे में ज़रूर बताएंगे आप लोग, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज के बाबा के पिटारा में मोस्ट 25 क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आज जो एक आपको कोटेशन रखा गया है कि सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। ये खुद आपको एक मैं कोटेशन आप लोग के बीच में लिखा हूँ जो आप लोग पढ़ेंगे और ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आज का जो कोटेशन। तो एक मैं और एक कोटेशन में बोलता हूँ जी। कहा गया है कि जीत हासिल करना है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। जी कहा गया है बिल्कुल। तो अगर आपकी सफलता लेना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जी दिन रात एक करना पड़ेगा आपको। एनटीपीसी, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी अगर आपको सफल एग्ज़ाम को पास करना है तो आपकी मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा जी। तो उसी में कहा गया है कि जीत हासिल करना है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। बिल्कुल आवाज़ मेरा आज थोड़ा तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ में आज चेंजिंग मिलेगा आपको। तो मैं सोचा तबीयत ख़राब होने के कारण भी कि नहीं, मैं एक आज आप लोग के बीच में एक वीडियो बनाकर एमसीक्यू के रूप में आप लोग के बीच में प्रोवाइड करा दूं। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं और फटाफट आप लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक। तो आज के बाबा का पिटारा में जी उसके पहले मैं के आपका मोस्ट सवाल लेकर आया हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। जी आज का जो है कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले देंगे उनका मैं पहले नाम लूँगा, जो कल इनका आंसर मैं बताऊँगा। कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो मैं अगले दिन बताऊँगा। आपका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे इसका। तो ये आपका कमेंट बॉक्स का सवाल है, कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, ये आपका सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट। आज का मोस्ट एमसीक्यू के रूप में मिलेगा आपको, जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जी मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, ये आपका सवाल है जी मोस्ट है। तो ए में सरकारी पदों का त्याग, बी में विदेशी माल का बहिष्कार, सी में अदालतों की वकीलों द्वारा बहिष्कार और डी में सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो आपका आंसर होगा वन का डी आंसर होगा, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। जो आपका असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, ये आपका सवाल था जी। तो आपका सरकारी पदों का त्याग ये भी शामिल था, विदेशी मामलों का बहिष्कार किया गया ये भी शामिल था, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था जी। ये आपका जो मांग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बहिष्कार किया गया था, जो
असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। जी याद रखें, असहयोग आंदोलन 1920 में आपका हुआ था, अगस्त 1920, याद रखें। और एक सवाल पूछता है आपका मोस्ट कि चौरा चौरी कांड हुआ तो कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन, जो दोबारा 1922 में शुरू हुआ था। जी एक सवाल पूछता है कि चौरा चौरी कांड हुआ तो कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो आपका असहयोग आंदोलन 1920, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1 का डी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी आज मेरा तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद मैं आप लोग के बीच में एक वीडियो बनाकर लाया हूँ जो आप लोग के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दूसरे नंबर सवाल क्या बोल रहा है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन नंबर आपका 30 मार्च 1930, बी में आपका 12 मार्च 1930, सी में 6 अप्रैल 1930 और डी में 5 अप्रैल 1930। ये आपका सवाल है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, ये आपका सवाल है। तो ऑप्शन आप बढ़िया से ढूंढेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। तो आपका आंसर होगा 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च समाप्ति हुई थी और 12 मार्च 1930 को आपका शुरू हुआ था। जी याद रखिए, महात्मा गांधी के द्वारा जो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा की समाप्ति करते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं, याद रखिए। और 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत के साथ ही दांडी मार्च भी शुरू किया गया था, जो आपका साबरमती आश्रम से दांडी तक था आपका, याद रखिए। तो 2 का डी आंसर होगा। और दांडी जो आपका हुआ था लॉर्ड इरविन के समय, याद रखिए, भारत का वायसराय था। 2 का डी। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। जी आप लोग फटाफट सभी को लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तीसरे नंबर सवाल कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं में से कार्यक्रम सही नहीं है, उसको पहचान करना है। तो आपका ऑप्शन ए में चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922, बी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, सी में पुनः समझौता 26 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 23 मार्च 1942। आपका 3 का आंसर होगा। जी बिल्कुल याद रखिए, 3 का डी होगा आपका एक गलत है आपका। 23 मार्च नहीं, 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखेंगे। और चौरा चौरी घटना जो घटी गोरखपुर जिले में आपका, जो 5 फरवरी 1922 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 7 सितंबर 1931, पुनः समझौता जो हुआ, पुनः पैक्ट जिसको बोलते हैं, और 26 सितंबर 1932। तो याद रखिए आपका 3 का डी आंसर हुआ आपका। ये 23 मार्च नहीं, आपका 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जी याद रखेंगे। और चौरा चौरी कांड जो हुआ आपका वो लॉर्ड रेडिंग के समय हुआ था, याद रखेंगे, भारत का वायसराय था। और आपका जी चौरा चौरी जो कांड हुआ वो कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को। ये मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन आपका सभी एग्जाम में पूछते रहता है, ये पूछा है कई बार जी मेरे दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे। और आपका पुनः समझौता जो पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो लॉर्ड लिनेथिगो के समय हुआ था, जी याद रखेंगे। तो 3 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल क्या रहा है? जी मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, जो मोस्ट बाबा के पिटारा में। तो आप फटाफट लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी बिल्कुल, जो मोस्ट है। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया?
ये आपका सवाल है जी दोस्तों। कभी कल एग्जाम में क्या होता है कि आपका छोटा डेट भी देता है, तो मैंने कि इस तरफ इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हूँ जो आपका एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो। तो यहाँ पे क्या बोला आपका कि ए में ऑप्शन 16 अक्टूबर 1943, बी में 21 अक्टूबर 1943, सी में 6 नवंबर 1943 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता देंगे, 4 का आंसर आपका होगा, 4 का बी होगा 21 अक्टूबर 1943, जो आज़ादी फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। जी बिल्कुल। और आईएनए की स्थापना पूछेगा, इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुआ? 1943, याद रखें, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 4 का भी होगा। और आपको मालूम हुआ कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939। तो 4 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर जी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फटाफट शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। 5वां सवाल कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया वो कब, कैसे किया गया? ये सवाल आपका। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ए में ऑप्शन 1828 के नियम 12 के द्वारा, बी 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा, और बी में 1829 के नियम 12 के द्वारा। तो ये आपका आंसर हुआ, बी आंसर हुआ 5वें नंबर का। बिल्कुल याद रखें, 5 का बी 1829 के नियम 17 के द्वारा, यानी धारा 17 1829 में सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो आपका राजा राम मोहन राय की सहयोग से किया। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, याद रखें। और उसमें आपका जो उन्हीं से प्रेरित होकर बेंटिंग ने, यानी राजा राम मोहन राय से प्रेरित होकर बेंटिंग ने दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। याद रखेंगे, धारा 17 और 1829। तो एक पूछता है ठगी प्रथा 1830 ओ किया कर्नल सलीमन के सहयोग से 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। और एक पूछता है सवाल, किस मुगल शासक ने आपका सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया? तो मुगल शासक अकबर और एक मराठों के द्वारा भी किया गया। तो 5 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर जी। एमोस्ट आज का सवाल है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 6ठे नंबर सवाल क्या बोला कि पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया, इस सही अनुपात निम्न में कौन सा है? ये आपका सवाल है। ए में 5:1, बी में 1:5, सी में 1:2 और डी में 1:3। तो 6 का आंसर आपका होगा, याद रखें, जो आपका 6 का आंसर जी बिल्कुल याद रखें, 6 का आंसर आपको होगा बी होगा। याद रखें, 1:5 आपका 1:5 होगा, बिल्कुल 6 का। तो इससे आपको मालूम होगा जी बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो रहा था, आप इसका आंसर होगा, याद रखें, 7 6 का 80 होगा। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, आंसर आपका सॉरी 6 का आपका 80 होगा, 1:2 होगा। जी याद रखें, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट आपका जो मैं आंसर दिया पहले, थोड़ा सा आपका मिक्स हुआ। तो पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया, सही अनुपात कितना था? तो 1:2। याद रखें, जो यूरोपीय और भारतीयों की सेना में संख्या के उचित अनुपात के रूप में 1:2 का अनुपात निश्चित किया गया। और तथापि स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व यह अनुपात 1:5 थी। याद रखिए। तो 7 का सी 6 का सी होगा। चलते नेक्स्ट आपका 7वें नंबर पर
7वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। ये आपका सवाल है। तो ए में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और सी में मद्रास महाजन सभा, और डी में इंडियन एसोसिएशन। तो याद रखिए इसका आंसर आपको होगा बिल्कुल आपका बी होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। याद रखिए 1866 में किया बिल्कुल। और आपका जी बिल्कुल याद रखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया। तो दादा भाई नौरोजी ये भी पूछता है। और एक पॉवर्टी इन रूल ब्रिटिश इन इंडिया पुस्तक कौन लिखा। तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाया गया, जो आपका 1886, 1893 और 1906। इस तरह याद रखेंगे। तो 7 का बी एक पूछता आपका बिल्कुल। तो 7 का बी होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, जो आपका 1866। चलते नेक्स्ट 7 का बी आंसर होगा। 8वें नंबर सवाल पर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप फटाफट शेयर भी कर देंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। 8 का सवाल है। तो ए में पाल, बी में राष्ट्रकूट, सी में पल्लव और डी में प्रतिहार। तो जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप लोग। 10 का आंसर सी होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। तो सी पल्लव, जो आपका पूर्व मध्यकाल में कनौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पूर्व मध्यकाल में कनौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो 8 का सी होगा पल्लव, ये शामिल नहीं था बिल्कुल। अब पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु, अब पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। द डॉटर फ्रॉम द स्विंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ए में आपका सुधापुरी, बी में फकीर हसन, और सी में पारो आनंद और डी में रचना विशिष्ट। तो 9 का आंसर आपको होगा जी बिल्कुल बिल्कुल आपका ये आंसर जो लिखा सुधापुरी, जो आंसर लिखा 9 का ए होगा। द डॉटर ऑफ द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुधापुरी। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे आप लोग। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जी बिल्कुल कहा गया है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है। बिल्कुल रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। बिल्कुल। तो 10 का चलेंगे हम लोग क्वेश्चन। 10वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं। ये आपका सवाल है। तो जी बिल्कुल है, इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सभी को मालूम होगा कि ये आपका हल वाला सवाल है। तो आपका 20 जिले होगा। 10 का ये आंसर होगा। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं। तो आपका 20 ज़िले हैं। और इस वीडियो को फटाफट आप शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। तो 22 ज़िले आपका जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं। तो सॉरी आपका 10 का भी आंसर होगा आपका 22 ज़िले। याद रखें, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आज थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो रहा ज़्यादा, तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग के बीच। तो आपका 10 का बी होगा 22 ज़िले, और 2 ज़िले जो बचा आपका वो लद्दाख में है। जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 10 का बी 11वें नंबर सवाल पर।
11वां सवाल का कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? ए में अमृतसर, बी में चंडीगढ़, सी में जम्मू कश्मीर और डी में देहरादून। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाइयों का दर्जा दिया गया, ये किस शहर में स्थित है? तो आपका सुखना झील चंडीगढ़ में। जी बिल्कुल, ये याद रखेंगे, आपका चंडीगढ़ में अवस्थित है। और आपका क्या पूछेगा, जो हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील को एक जीवित इकाई या विधिक व्यक्ति घोषित किया है। जी बिल्कुल है, तो आपका 11 का बी। और चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार पूछेगा तो ली कार्बूजियर आपका आंसर होगा। तो 11 का बी। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12 नंबर की आत्मीय सभा के संस्थापक कौन था? तो ए में केशव चंद्र सेन, बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में आत्माराम पांडुरंग और डी में राजाराम मोहन राय। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय, जो 1815 में किया, बिल्कुल याद रखेंगे। और आत्मारंग पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक, और आर्य समाज के जो आपका दयानंद सरस्वती। तो 12 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोल रहा है आपकी कि निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ए में अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, बी में अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, और सी में अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो आपको होगा, बिल्कुल याद रखिए, जो 13 का डी आंसर होगा, जो अनुच्छेद 15, 16, 19 ये आपका भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अनुच्छेद, बिल्कुल याद रखिए। और मौलिक अधिकार भाग 3 में और आपका अनुच्छेद 12 से 35 वर्णन किया गया, और मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल। तो 13 का डी होगा। चलते नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या हो रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? ये आपका सवाल है। तो ए में 14 दिन, बी में 30 दिन, सी में 60 दिन और डी में 90 दिन। तो जल्दी से बता देंगे इसका फटाफट आंसर आप लोग कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, तो आपका आंसर होगा ए, आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल याद रखें। 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक कर रख सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे कहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा यह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। यानी राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। तो 37 आपका 14 का ये आंसर होगा। और इसी टाइप पर पूछेगा विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 14 दिन। राज्यसभा को तुलना विधान परिषद से किया जाता है, बिल्कुल। तो 14 का ए। चलते नेक्स्ट। और आपका एक मनी बिल पूछता है, मनी बिल धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 आपका वर्णन किया गया। तो चलते हैं 15वां सवाल। आपका क्या बोल रहा है? पंद्रहवां सवाल क्या बोल रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा अनुमोदन करने वाले संसद के दोनों सदनों को द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ये आपका सवाल है। जी मस्ट याद रखें। आपका सवाल क्या है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा अनुमोदन करने वाले संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ए में आपका 1 माह, और बी में आपका 1.5 माह, और सी में आपका 2 माह, और डी में 3.5 माह। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर जो होगा फटाफट सभी कोई, और आपका शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो 15 का 80 होगा 2 माह। वित्तीय आपात घोषणा अनुमोदन करने वाले संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो आपका 2 माह, बिल्कुल याद रखिए। आपका 15 का सी आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल पूछेगा अभी तक कितने बार लागू किया गया है? तो एक भी बार नहीं। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, याद रखेंगे। तो 15 का 80 होगा। और वित्तीय
आपात जो लिया गया हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है। तो 15 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर, और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो मोस्ट एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। 16 सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे। आपका ए में ऑप्शन 1962, बी में 1963, सी में 1964 और डी में 1961। तो आपको मालूम होगा कि 1963 याद रखेंगे, जो पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1963। 16 का बी, जो आपका उस समय जो भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। तो 16 का बी। चलते नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। जी बिल्कुल याद रखिए। 17वां सवाल कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। ए में अनुच्छेद 37, बी में अनुच्छेद 38, सी में अनुच्छेद 39 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो आंसर ए होगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया, तो अनुच्छेद 37। जो आपका डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 37 बोल रहा है। और आपका जो बोलता है कि डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो आपका राज्य की परिभाषा पूछेगा तो 36, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तो अनुच्छेद 38 याद रखेंगे। तो आपका 17 का ए आंसर होगा। और डीपीएसपी जो अनुच्छेद 36 से 51 वर्णन किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 17 का ए। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि निम्न में किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। निम्न में किससे वे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यानी फेडरल है। ए में आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, बी में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सी में संविधान लिखित और अनमन्य हो, और डी में न्यायपालिका स्वतंत्र। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर जो आपको होगा ए होगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, जो निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, फेडरल है। तो 18 का ए। चलते नेक्स्ट। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद जो किया गया वर्णन वो 7वीं अनुसूची में। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। 19वां सवाल कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, ये सवाल है। ए में 1987, बी में 1991, सी में 1992, डी में 1998। तो ये आंसर आपको होगा। जी बिल्कुल याद रखें, जो चलैया समिति आपका याद रखेंगे 1991 में, जो 19 का भी आंसर होगा। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1991। जो बिल्कुल याद रखें, आपका देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु 1991 में प्रोफेसर राजा चलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस चलैया समिति के नाम से जाना जाता है। तो 19 का बी होगा। चलते नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। जी फटाफट आप लोग शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। 20वां सवाल, निम्न में किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। निम्न किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ए में भूरी क्रांति, बी में काली क्रांति, सी में आपका धूसर क्रांति और डी में गोल्डन क्रांति। तो इसका आंसर होगा आपका, बिल्कुल याद रखें, जो 20 का आंसर ये होगा आपका भूरी क्रांति। बिल्कुल याद रखें, भूरी क्रांति जो आपका कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल याद रखें, भूरी क्रांति का संबंध जो आपका एक कोको से भी है और एक चमड़ा से भी है। और आपका भूरी क्रांति जो धूसर क्रांति जो आपका स्लेट क्रांति का संबंध सीमेंट से संबंधित है। धूसर क्रांति पूछेगा या स्लेटी क्रांति पूछेगा, वो सीमेंट से संबंधित है। और याद रखेंगे जो गोल्डन क्रांति कपास से संबंधित है, भी याद रखेंगे। तो 20 का आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। 21वां सवाल कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है।
यानी एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। तो ए में हार्ड मनी, बी में सॉफ्ट मनी, सी में चिप मनी और डी में हॉट मनी। तो 21 का आंसर आपको होगा बिल्कुल इसका आंसर जो होगा डी होगा, हॉट मनी। जो एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार को हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। तो 21 का डी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। जी बिल्कुल, जब भी देखेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपका मोस्ट है 25 क्वेश्चन। 22वां सवाल, लक्कड़ वाला समिति किससे संबंधित है? ये आपका सवाल है। ए में बेरोजगारी, बी में गरीबी, सी में शेयर बाजार और डी में कराधान। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल बी होगा आपका। लक्कड़ वाला समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। जो 1989 में डीडीटी लक्कड़ वाला समिति का गठन किया गया, जिसका संबंध गरीबी से है, और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1989 में आपका डीडीटी लकड़ा वाला समिति का गठन किया गया, जो संबंधित है बेरोजगारी से। तो 22 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 23वां सवाल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 100 को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें सबके सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ये आपका सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 100 को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें सबके सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ये आपका सवाल है। ए में उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्व, डी में पश्चिम। तो 23 आपका आंसर बता देंगे फटाफट सभी को इसका आंसर। तो आपका 23 का ए आंसर होगा उत्तर की ओर। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका 23 का ए आंसर होगा जो सिंधु सभ्यता में जो भी समाधान प्राप्त है, उसके 100 को सिर उत्तर की ओर मिले हैं। तो 23 का ए। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। और आपका लास्ट एक सवाल और बचा हुआ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे बिल्कुल। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? ये आपका सवाल है। ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? ये आपका सवाल है। तो 24 का आंसर होगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो 24 का डी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। जी, हीनयान और महायान जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आपका ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो आपका कुंडलवन में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का, वो कनिष्क ने किया था, बिल्कुल याद रखें। और वसुमित्र इसका आपका अध्यक्षता किया था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगीति आपका 483, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व और आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो 24 का डी। चलते नेक्स्ट और 25वां सवाल जी लास्ट है, जल्दी से बता देंगे फटाफट आप लोग। 25वां सवाल कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ये आपका सवाल है। तो ए में निरंजना, बी में फाल्गु, सी में ऋजुपालिका और डी में भागीरथी। तो आपका बिल्कुल ए आंसर होगा जी, आपका सी होगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल याद रखें। जो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है, तो वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जो फल्गु नदी को गया में निरंजना के नाम से जाना जाता है। तो आपका 25 का सी होगा, ऋजुपालिका। और महावीर स्वामी जो आपसे 24वें तीर्थकर थे, जी बिल्कुल, या पूछेगा आपसे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो आपका महावीर स्वामी। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी
और जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव। तो 25 का सी होगा। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जी बिल्कुल। तो इस तरह याद रखेंगे ऐसे। और आपका एक और लास्ट सवाल है। आज 26 सवाल मिलेंगे आप लोग। जी 26 सवाल आप आज का मिलेगा। आज लास्ट सवाल है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक में कौन सा हैं। ए में कचायन, बी में संजय वेल्ठीपुत्र, सी में मकलीपुत्र और डी में पूरन करसुप। तो 26 का सी होगा मकलीपुत्र, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बिल्कुल याद रखें। तो 26 का सी बिल्कुल, जो मकलीपुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो 26 का सी। तो आज का मोस्ट 26 आपको क्वेश्चन मिला तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का सवाल कैसा लगा। जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, आपका बिहार दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था, जो एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जी लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, इससे भी मेरा हौसला बढ़ता है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल को पर नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट मिला। जी एक लास्ट में जाते जाते बोल देता हूँ। बिल्कुल कहा गया कि जीत हासिल करना है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट मिला आपको 26 क्वेश्चन। तो कल फिर हम सुबह में इस वीडियो करंट अफेयर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल जो एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार, कलम क्रांति जिंदाबाद।